Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. और लोगों को ज्वाइन करने देते हैं, अभी 1 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्क्रीन आई थिंक आई होप यू गाइस आर लाइक एबल टू सी माय स्क्रीन नाउ। Okay, so let's start. Yesterday we were discussing project and what are those basic or basic of the important points we should consider while writing a project. So we have discussed already a few points, जैसे कि हमें stakeholders को identify करना है, हमारे क्या requirement है, उनसे मीटिंग करके हमें सेट करने हैं, गोल्स हमें प्रायोरिटाइज करने हैं, गोल सेट करने हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, और उसके बाद डिलीवरेबल्स है कि हम हर किसी का अपना अपना एक टारगेट सेट करने हैं कि एवरी team member has got this particular target to be delivered, this particular target to be delivered. Those are called deliverables. Key, this would be my deliverable in a month's time, in 2 months' time, or maybe in a year's time, whatever time duration the project has, the project plan has. उसके बाद create the project schedule. Schedule है कि आप जो हमें टाइमलाइंस के हिसाब से जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स हमें या नंबर ऑफ वर्क हम लोगों ने असाइन करेंगे एक दूसरे को टीम मेंबर्स को या इन द एंटायर टीम, we will have to create a proper schedule. For example, this timetable we follow for your classes, this is also a kind of schedule that this particular time this week we will have this class, this time पर ये class होगा, ये particular lecture इस particular faculty में लेना है. So this is also your schedule for your classes. So in the same fashion, in the same manner, प्रोजेक्ट ऑल्सो हैज इट्स स्केड्यूल कि इस डे में, इस टाइम में, इस मंथ में ये पर्टिकुलर टारगेट अचीव होगा, या कंप्लीटेड टारगेट हमने कुछ रखा है प्रोजेक्ट का, सो उसका सम पार्ट और सम परसेंटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग वी विल हैव टू अचीव इन मे बी 1 मंथ्स टाइम, 2 महीने के टाइम में इतना अचीव करेंगे एंड ऑल दैट. सो दिस इज बेसिकली दी प्रोजेक्ट स्केड्यूल जो हम क्रिएट करेंगे, और ये सब चीजें अभी हम प्लानिंग फेज में हैं, दैट वी आर प्लानिंग एवरीथिंग, दिस वी विल बी डूइंग दिस वे, दैट वे, maybe if we are able to take some help through charts to make the team explain better about their targets, about their schedule, about their work which they have to complete within what timeline, तो हम उन चीजों की हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, ये सब प्लानिंग जब हो जाती है उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन फेज आता है, दैट वी एक्चुअली नाउ हैव टू इम्प्लीमेंट द प्लान वी हैव डिफाइंड, तो हमें कैसे कैसे करना है, क्या क्या काम करना है वो हम अब करेंगे. सो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन विल टेक प्लेस लेटर ऑन. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट राइटिंग, वी आर एक्चुअली प्लानिंग,
that how the project will be executed or implemented in future. ठीक है, एग्जैक्ट हमारे एज पर प्लान के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन हो ये 100% पॉसिबल नहीं है. व्हाई? बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन. देयर कैन बी a few things which can arise in future जो हमने कंसिडर नहीं किया. देयर कैन बी सर्टेन risk भी factor involved रहता है. risk factor will always be involved whenever we are talking about future. कल के बारे में हम कुछ भी अगर एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी हम शेड्यूलिंग कर रहे हैं, तो हमारा 100% प्लान इम्प्लीमेंट होकर सक्सेसफुल हो जाएगा, इसकी गारंटी बहुत कम है, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व रहता है. वी कैन नॉट, ऑल्दो वी कैन कंसिडर ऑल दोज पॉइंट्स कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं आने वाले टाइम में, बट 100% श्योरिटी किसी को भी किसी भी चीज की नहीं है. कुछ ना कुछ ऐसा अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंस कभी भी आ सकता है जिसकी वजह से जैसा हमने प्लान किया वो 100% एग्जैक्टली वैसे ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाता. सो दैट बेसिक पॉइंट इज रिस्क असेसमेंट कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं. हम सारे पॉइंट्स वो भी जॉब हम कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमें पैसे की कमी तो नहीं पड़ सकती, फ्यूचर में हमें मैन पावर की कमी तो नहीं पड़ सकती. अगर आज 10 लोग हैं, टीम मेंबर्स, तो क्या कल को किसी के सामने में कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, 10 के 9 ना हो जाए, 8 ना हो जाए, उस टाइम पर हम क्या करेंगे? यू नो, फ्यूचर विल नॉट रिमेन दी, maybe the things will not remain exactly the same in future the way they are today. आज हम 10 लोग काम कर रहे हैं सपोज, या एक प्रोजेक्ट टाइमलाइन शेड्यूल हमने सब कुछ सेट कर लिया. हो सकता है हमने जो आज नेम्स डाले हों टाइमलाइंस में, शेड्यूल में, वो नेम्स कल को चेंज ही हो जाए. हो सकता है 10 मेंबर्स 10 ना ही रहे, राइट? सो दोज आर ऑल रिस्क फैक्टर्स. ये सारे फैक्टर्स हमें कंसिडर करने पड़ते हैं व्हाइल वी प्लान. हर चीज हम सोच के चलेंगे कि ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे. वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, वी हैव टू प्रोएक्टिवली वर्क. प्रोएक्टिवली का मतलब है कि हमें पहले से ही अपना हर जो भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें अपना इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम कल को आ सकती है, या कोई ऐसा सर्कमस्टेंस आ जाए जो अनफोर्सीन है, जो कि हम आज नहीं देख पा रहे हैं, आज हमारे साथ नहीं है, कल को हो सकता है. वो सब चीजें हम कंसिडर करेंगे. ऑल्सो वी विल हैव टू टेक केयर कि इफ आवर प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इनटू ओवरसीज countries also, maybe the other people are also involved, or maybe that project is also implemented overseas. When I say that means out of India, any country which is not in the boundary of India is overseas. तो अगर हम उनको भी कंसिडर करें, so we will have to consider their culture, their holidays, their busy seasons, their free times, their holidays, कब वो लोग काम करेंगे, कब वो लोग नहीं करेंगे. We have to make our schedule according to them also, considering all those factors. ये सारी चीजें भी हम किस में अपनाएंगे? रिस्क असेसमेंट में. जो भी हमारे पास इश्यूज फ्यूचर में हो सकते हैं वो सब हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट राइटिंग कर रहे हैं. वी आर राइटिंग अ प्रोजेक्ट वेयरइन वी आर प्लानिंग टू एग्जीक्यूट इट इन फ्यूचर. ठीक है, अब हमने अपना प्रोजेक्ट प्लान तैयार कर लिया. प्रोजेक्ट प्लान इज दैट दिस इज व्हाट आवर बिजनेस प्लान इज, दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड, दिस इज हाउ मच टाइम इट विल टेक, who will do what tasks, everything is assigned. Now what that particular project plan which is completed, हमें वो प्रेजेंट करना है स्टेकहोल्डर्स को. स्टेकहोल्डर्स कौन हो गया? फॉर एग्जाम्पल बिगनिंग में, जैसे कि अब हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है, हमने प्रोजेक्ट प्लान डिफाइन कर लिया, रेडी कर लिया, हमारे पास टीम है, सब कुछ है. अब टीम फ्री में तो काम करेगी नहीं, नोबडी वुड वर्क फॉर फ्री, दे वुड रिक्वायर सैलरीज, दे वुड रिक्वायर एटलीस्ट समथिंग टू वर्क. काम करने के लिए उनको कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन, कॉम्पेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और व्हाटएवर वे, कुछ ना कुछ उनको चाहिए रहेगा. वो फाइनेंस हमको प्लान करना है. प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमको कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होगा, वो हमें प्लान करना है. वो कहाँ से आएगा? राइट. एग्जीक्यूशन और प्लानिंग में डिफरेंस ये है कि प्लानिंग वुड नॉट इन्वॉल्व दैट मच कॉस्ट जितना कि एग्जीक्यूशन में हमें कॉस्ट लगने वाला है हर चीज का. दोस्त पीपल विल सिट समवेयर, वी विल रिक्वायर एन ऑफिस आल्सो फॉर देम, कहाँ पर बैठकर काम करेंगे. दे वुड आल्सो रिक्वायर सम मे बी रिसोर्सेज टू वर्क ऑन, दे वुड रिक्वायर सम कंप्यूटर्स, सम लैपटॉप्स, ऑल दोस थिंग्स विल रिक्वायर अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. तो स्टेक होल्डर्स कौन हो गए? मे बी दोज बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो जहाँ से हम फाइनेंस करवाएंगे अपने उस प्रोजेक्ट प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए. अब बैंक भी ऐसे हमको पैसा तो नहीं दे देगा. इफ वी वुड गो टू एनी बैंक एंड से कि ओके वी वुड वांट दिस मच करोड़ ऑफ रुपीस, 10 करोड़, 50 करोड़, व्हाटएवर, आप हमें दे दीजिए. तो नो बैंक विल गिव अस दैट वे. दे विल रिक्वायर सम गारंटी ईदर, और दे विल रिक्वायर सम प्रोजेक्ट प्लान में भी अगर हम उनको दिखाते हैं दिस इज आवर प्लान, वी वुड हैव टू
एग्जीक्यूटेड इन दिस वे, ये है हमारा इस पर्टिकुलर स्टेज के बाद से अर्निंग जैसे आने स्टार्ट हो जाएंगी, हम उनको अपना रीपेमेंट प्लान भी बताएंगे कि इस टाइम से हम आपको पैसा वापस करना शुरू कर देंगे, ये इंटरेस्ट पे हम रेडी हैं लेने के लिए, नहीं है गारंटी के लिए आप ये चीज ले सकते हो, हमारे पास अभी इतना पैसा है, ठीक है, वो सारी चीज। सो दोज आर ऑल स्टेक होल्डर्स। हम अब अपना प्लान जो है प्रेजेंट क्यों करें स्टेक होल्डर्स को, क्योंकि एक्चुअली में मैंने फर्स्ट पॉइंट में बता दिया कि स्टेक होल्डर्स कौन है। ऑल दोज पीपल हु आर गोइंग टू बी इम्पैक्टेड बाय दैट प्रोजेक्ट are the stakeholders. Those can be customers also, those can be the people involved, those can be the competition in the market, जो हमारे competition होंगे, जो सेम काम कर रहे हैं हमारे आने से मार्केट में, या नया कोई प्रोजेक्ट कोई कंपनी स्टार्ट होती है अगर ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके जो कंपटीशन है उन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, उनका थोड़ा बहुत बिजनेस हम लेंगे, काम अब वो जो कर रहे थे अगर कोई नया पर्सन करने लगता है तो ऑब्वियसली वो भी थोड़ा प्रॉफिट अर्न करेगा, कंपटीशन का प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, शेयर होगा, क्योंकि मार्केट तो सेम ही है, उतना ही मार्केट है, उतने ही लोग हैं, उतनी ही डिमांड है, राइट। सप्लाई अगर कोई और दूसरा पर्सन भी करने लग जाएगा तो दूसरे लोग सफर होंगे। तो जहां जहां जिस स्टेक होल्डर को जिस स्टेज पर हमें जितना अपना प्रोजेक्ट प्लान को बताने की जरूरत है हम उतना प्रेजेंट करेंगे। प्रोजेक्ट प्लान जो हमारा है या बिजनेस प्लान जो हमारा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, वी वुड नॉट प्रेजेंट इट टू एवरीबडी लाइक दैट। कोई भी वो प्लान इजीली कॉपी करके खुद ही काम करने लग जाएगा, इसके पास पैसा हो, राइट। बट सो वी शुड नो कि कौन से स्टेक होल्डर को हमें किस स्टेज पर कितना बताना है, प्रेजेंट करना। इट्स नॉट दैट वी वुड बी डिस्क्लोजिंग आवर बिजनेस प्लान टू एवरीबडी लाइक दैट एट द वेरी फर्स्ट स्टेज। We would not do it. Maybe to the business institutions or the banks जिनसे हमें पैसा लेना, हमें इनिशियल स्टेज पे शायद उनको बताना पड़े, but not to everyone, not to all the competition, at least. ठीक है, this is what it is. Once these all things are done, once we have arranged the finance also, हमारा business के लिए पैसा आ गया, हमने business के लिए पैसा लेके अपना ऑफिस स्टार्ट कर दिया at whatever level we could, then basically the actual execution takes place. और अगर कोई रनिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई न्यू प्रोजेक्ट आया है बट विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन आया है, यानी कि न्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बट प्लान इज न्यू, देन ऑब्वियसली उसके लिए थोड़े बहुत रिसोर्सेज एक्स्ट्रा होते हैं। एक रनिंग ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, मैन पावर होगी, बहुत सारी मशीन्स भी होंगी, डेल लैपटॉप्स एंड एवरीथिंग, कुछ स्पेयर में भी हो सकते हैं। तो हमें वो देखना है कि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में से हम कितने हमारे पास बैकअप में है कि हम न्यू प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा हमारी कॉस्ट लगी वो कितना है, हमें वो कहाँ से मिल सकता है, ठीक है। न्यू रिसोर्सेज और कितने हायर करने पड़ सकते हैं। रिसोर्सेज हर तरह से होते हैं, इट इज नॉट जस्ट कि ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, टीम भी एक रिसोर्स है ऑफ कोर्स, बट उसके अलावा और सारी चीज जो ह्यूमन रिसोर्सेज जिस पे काम कर रहे हैं, जहां बैठ के काम कर रहे हैं, जिसके साथ काम कर रहे हैं, दोज ऑल फैक्टर्स आर द रिसोर्सेज व्हिच आर यूज्ड इन एनी प्रोजेक्ट। So we have to consider all those resources while planning or while writing a project, क्योंकि वो सारी चीजों की जरूरत हमको इम्प्लीमेंटेशन में पड़ने वाली है। और अगर हमने कोई भी ऐसी चीज छोड़ दी प्लानिंग करते टाइम या प्रोजेक्ट राइटिंग करते टाइम, जो कि हमें प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में जरूरत पड़ेगी और हमने कंसिडर नहीं करा, तो हमारा फ्यूचर में जो हमने आज प्लानिंग के हिसाब से प्रॉफिट सोचा है वो प्रॉफिट फिर कम हो जाएगा। हमने कॉस्ट तो कुछ कॉस्ट जो हमें इनकर होने वाली है फॉर श्योर, जिसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, वो अगर हमें फ्यूचर में होगी तो हमें वो तो इनकर करनी ही है। और अगर हमने वो कंसिडर नहीं करा था तो इसका मतलब हमने जो प्रॉफिट अपना प्रोजेक्ट राइटिंग में कंसिडर करा है वो गलत कंसिडर करा और एक्चुअल में हमें प्रॉफिट कम होने वाला। सो वी शुड व्हाइल राइटिंग एनी प्रोजेक्ट be considering all the points, all the factors which can affect possibly, जो हम सोच सकते हैं फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, वो सब कुछ सोच के हमें प्लान करने होते हैं, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। अगर कोई सारे रिस्क फैक्टर्स हमने जो हो सकते हैं वो सभी कुछ हमने कंसीडर करके अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, तो फ्यूचर में हमें लॉसेस कम होंगे, ठीक है। या फ्यूचर में हमें कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज भी अगर हो जाती है तो वी आर prepared to face that. क्लियर है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अफेक्ट करते हैं, कुछ भी कि हम किस इंडस्ट्री में है, किस इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, मे बी इट कैन बी बैंकिंग इंडस्ट्री या कौन सा इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री है, ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, क्या है, हम कहाँ से, कौन प्रमोटर होगा हमारा, कोई प्रमोटर है जो पर्सन हमको, प्रमोटर इज द पर्सन बेसिकली जो एट द इनिशियल स्टेज ऑफ एनी कंपनी व्हेन इट गेट्स स्टार्टेड, इट हेल्प्स फॉर द
finance, maybe through banking sector or through his means, और हमारे ब्रांड को थोड़ा सा प्रमोट भी करता है मार्केट में, नए लोगों को बताएगा, उसके जो मार्केट में लिंक्स हैं उनको बताएगा कि ये एक प्रोजेक्ट आने वाला है, ये कंपनी नहीं आने वाली, बहुत अच्छा करेगी ये कंपनी, के बड़े बिजनेस प्लान्स हैं, जैसे कि कोई भी एक Walmart, if we talk about like 15 years back, Walmart today is an MNC, right? उस टाइम पर ये कंपनी आने वाली थी इंडिया में भी, सो पीपल थॉट कि ठीक है जैसे ही आएगी वी वुड वांट टू जॉइन इन, तो सोचिए उसका इतना उसने मार्केट में अपने आप को प्रमोट कर दिया था इन इंडिया दैट इट हैज गॉट नो प्रॉब्लम इन गेटिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर इटसेल्फ। फिर मार्केट में इतना नेम क्रिएट हो गया थ्रू प्रोमोटर्स हुआ या थ्रू व्हाटएवर मींस हुआ, थ्रू मार्केटिंग हुआ उनका, या जैसे भी उन्होंने किया, ठीक है। हमारा कहाँ से जो भी हमारा हमें फाइनेंस अरेंज करना है, हमारा क्या रीपेमेंट शेड्यूल होगा, दीज आर ऑल फैक्टर्स व्हिच आर गोइंग टू impact or affect any project report or any project plan also. Clear है? इसमें कुछ क्वेश्चन है किसी को? Going to share another screen with you. Okay, so next topic of ours in syllabus is this basics of paragraph writing. अगर हम देखेंगे टॉपिक नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में वो है बेसिक्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। हमने प्रोजेक्ट राइटिंग पढ़ लिया है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ लिया है, उनके क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम कंसिडर करेंगे व्हाइल राइटिंग एनी प्रोजेक्ट और व्हाइल राइटिंग एनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सारा हमने कंसिडर कर लिया। नाउ व्हाट आर दोस बेसिक पॉइंट्स व्हिच वी कंसिडर व्हाइल राइटिंग अ पैराग्राफ, वो अब हम कंसिडर करेंगे इस टॉपिक कवर करेंगे इस टॉपिक में। सो बेसिकली पैराग्राफ राइटिंग जो है, व्हाट एग्जैक्टली वी नो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड द बेसिक्स पैराग्राफ राइटिंग या पैराग्राफ को लिखने के लिए जो फॉर्मेट उसका है उसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें कंसिडर करने चाहिए। उससे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि पैराग्राफ होता क्या है, पैराग्राफ हम कब लिखते हैं और क्या पर्पस है उसका या क्या यूज है उसका, एंड पैराग्राफ होता क्या है। बेसिकली वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट फर्स्ट। सो अ पैराग्राफ डिस्कसेस one idea in detail, यानी कि whenever somebody, suppose मैंने आपको बोला कि you write a paragraph on कोई भी करंट टॉपिक उठाकर मैंने बोल दिया कि this is the topic you will have to write on that topic, so write a paragraph on that. Now what would you do? You know that paragraph is what it discusses one idea, एक आइडिया डिस्कस करता है किसी भी एक टॉपिक को लेके। जैसे हम एसेज लिखते हैं या कुछ भी करते हैं तो उस पर्टिकुलर फॉर्म में हम उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में अगर हम कुछ भी डिटेल में डाल रहे हैं और those points related to that particular point which is the topic we have considered to be writing the paragraph on, तो उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम जितना ज्यादा जानते हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से हम पैराग्राफ में डाल सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ की लेंथ ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं होती कि आपको 100 वर्ड्स का लिखना है या 1000 वर्ड्स का लिखना है या 10,000 वर्ड्स का लिखना है या क्या करना है। व्हेन एवर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आवर सिलेबस, तो उसमें ये है कि अगर आपको यू विल देन शुड आइडेंटिफाई कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ रहा है आपको, तो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है कि राइट अ पैराग्राफ और फॉर दिस एंड देन इट इज जस्ट फॉर 5 मार्क्स, और इफ इट इज फॉर 10 मार्क्स, यू शुड अंडरस्टैंड कि ठीक है 10 मार्क्स का है तो मुझे 200 250 300 वर्ड्स तक लिखना पड़ेगा। अगर 5 मार्क्स का है तो शॉर्ट नोट भी लिखूंगा तो चल जाएगा, राइट। सो नंबर जो लेंथ है, बेसिकली लेंथ विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स वी हैव आस्क्ड फॉर। ठीक है, या फिर इन आर जनरल लाइफ अगर कोई हमें बोलता है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन दैट, जैसे बहुत सारे लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, बहुत सारे लोग कॉलम्स लिखते हैं न्यूज़पेपर में, सो इट डिपेंड्स वहां पे कि उसको कितना स्पेस मिला हुआ है लिखने के लिए, कितना स्पेस में उसका कितना कंटेंट प्रिंट हो सकता है। कोई पर्सन को सपोज मुझे कोई टॉपिक अगर कोई देता है, मेरे पास नॉलेज है कि मैं उसके ऊपर 1000 वर्ड्स लिख सकती हूँ, ठीक है, आई रियली वांट टू गेट दैट पैराग्राफ टू बी प्रिंटेड इन अ न्यूज़पेपर एज अ ब्लॉग और समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए मुझे एक तो स्पेस खरीदना होगा, स्पेस
का मेरे पास कैपेबिलिटी है या नहीं 1000 वर्ड्स को प्रिंट करवाने की, क्योंकि अगर आप कहीं पर कुछ सपोज प्रिंट, आई एम जस्ट टेकिंग यू लिटिल अवे फ्रॉम योर सिलेबस, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू एक्सप्लेन कि क्या एग्जैक्टली पैराग्राफ होता है। अगर किसी को, इट डिपेंड्स, पैराग्राफ लेंथ डिपेंड्स ऑन द नॉलेज ऑफ द पर्सन जो लिख रहा है, उसके बारे में जो टॉपिक उसको दिया गया है। क्लियर है? तो पैराग्राफ बेसिकली क्या है, कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट द डिटेल टू बी रिटन or any idea, whatever knowledge you guys are sharing. Anybody who writes the paragraph, who is sharing his ideas on a given topic. If this is the you can say definition or meaning of the paragraph, अपने लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हो। अब पैराग्राफ जब हम लिखते हैं तो हमें कुछ डिफाइंड फॉर्मेट है इसका। When I say defined format क्या मतलब कि क्या कितने पार्ट्स होंगे, पार्ट्स हैं या क्या है, किस तरह से बिगनिंग होगा, किस तरह से बीच का जो कंटेंट है वो रहेगा, मिडिल ऑफ द कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ या बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में क्या क्या रहेगा, एंड में क्या होगा, क्लोजर कैसे करना है, कंक्लूजन देना है नहीं देना है, क्या करना है। सो दैट इज ऑल अ डिफाइंड फॉर्मेट ऑफ अ पैराग्राफ। पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ को हम उसको हम पार्ट्स में बेसिकली वी राइट कि ये इस तरह से हमें स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल इफ वी आर राइटिंग वी हैव स्टार्टेड राइटिंग अ पैराग्राफ, तो पार्ट्स में ये 3 चीजें बेसिक हैं, 3 या 4 चीजें हम कंसिडर कर सकते हैं। एक फर्स्ट इज टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस में हमें ये ध्यान रखना है कि आइडिया क्या है, मेन हमारा टॉपिक जो है उससे डिविएट ना हो, मतलब टॉपिक के बारे में ही हम लिखें। फॉर एग्जांपल द टॉपिक इज environment, or say if the topic is today's weather, if the topic is global warming, if the topic is COVID, anything COVID, okay, that's the very important topic these days, or the current topic which we can write on. So anybody can write on COVID. सबको पता है, everybody seeing in news every day कितनी deaths हो रही हैं, कितने new cases आ रहे हैं, how harmful it is to which kind of people it is impacting. तो टॉपिक सेंटेंस क्या बताता है हमको कि जो हमारा टॉपिक है हम उससे रिलेटेड ही सेंटेंसेस को पैराग्राफ में यूज करेंगे, उससे डिविएट नहीं होंगे। जो चीज उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी रिलेटेड, जस्ट अ मिनट, आई एम गेटिंग अ कॉल। Yeah, I'll share the email ID. You can mark the email from the proposal, and I will just get back to you on that. Please mention your number in the email. Yeah, that's right. Sorry. So. Okay. So first part of the paragraph was topic sentence. नेक्स्ट इज सपोर्टिंग डिटेल्स। सपोर्टिंग डिटेल्स में हम समझ सकते हैं कि दो चीज जो डायरेक्टली नहीं रिलेटेड है बट इनडायरेक्टली रिलेट करती है उस टॉपिक से, so those can be considered in the supporting details. ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस का मतलब है चाहे वो छोटा सा पैराग्राफ हो या 2-4 सेंटेंसेस के बारे में डिटेल हो या छोटा सा पैराग्राफ हो, विच विल कंक्लूड। ठीक है, विच विल कंक्लूड। कंक्लूड का मतलब है कि आपका उसके लिए अपना एक कंक्लूजन, एक ओपिनियन क्या है, क्या उसके बारे में आपका एक पॉजिटिव ओपिनियन है, क्या उसका आपके बारे में एक नेगेटिव ओपिनियन है। आपका अपना ओपिनियन जो आप कंक्लूड करते हैं उस पूरी चीज को जो आपने डिस्कस किया है किसी टॉपिक के बारे में, उसके बाद आपका फाइनल एक क्या कंक्लूजन रहता है। जैसे हम कभी अपना पेपर एग्जाम भी देते हैं, पेपर्स जो हम क्लियर करते हैं एग्जाम के पेपर्स में, तो हम उसमें लास्ट में अपने आंसर्स में कंक्लूजन भी देते हैं कि आपका तो ये वाला ऑनलाइन पेपर हुआ, सपोज लॉन्ग आंसर्स आप कर रहे हो तो आपने बहुत बड़ा डिटेल में डिस्कशन किया, आपको कुछ क्वेश्चन मिला, आपने एंड में उसको अपना कंक्लूजन भी दिया कि ओके नाउ वी कैन कंक्लूड आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स, दिस इज द कंक्लूजन। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट या पैराग्राफ में डालना है तो वो पैराग्राफ फॉर्म में। सो दैट इज कॉल्ड कंक्लूडिंग सेंटेंस। सो हम बेसिकली 3 चीजों में डिवाइड कर रहे हैं इसको। आई जस्ट टेक्स्ट
I'll just text something. Give me a moment. Okay, so अब हम टॉपिक सेंटेंस को देखते हैं कि क्या है. The main idea of each paragraph is stated in a topic sentence that shows how the idea relates to the thesis and the overall focus of the paper. When I say paper, यहाँ पे इसका मतलब है कि जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, कंप्लीट उसके बारे में डायरेक्ट आइडिया जो भी सेंटेंस हमें बताएगा, that is basically the topic sentence, जिसमें कि हम जनरली in the beginning we would like to start with the sentences किसी भी पैराग्राफ का जो कि बिल्कुल डायरेक्ट उससे रिलेटेड होगा. कि इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू राइट समथिंग ऑन कोविड, पैराग्राफ यू हैव टू राइट ऑन कोविड, तो आप क्या लिखोगे? कोविड इज अ वेरी डेडली डिजीज दीस डेज व्हिच इज स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ द कंट्री, है ना. इस तरह से कुछ हम डालेंगे which is the which this topic shows the you can say this would be the first sentence of the paragraph which is completely giving you the topic sentence. That means that that topic sentence is going to give you the idea behind that particular topic very clearly. At the very first point, at the very first sentence, you will be able to understand that किसी ऐसे disease के बारे में बात हो रही है या ये बहुत ज़्यादा harmful है कोई चीज़, है ना. अगर हम कोई topic ऐसा है, suppose if you write anything about weather or anything, if you want to write it on food, so you can start with a very positive sentence also. Food is something which on which everybody is surviving, and that's the basic necessity of human beings or even the animals or any living being to survive. तो समझ आएगा, अच्छा खाना is very important, है ना. So that is topic sentence. Next is supporting detail. एक तो आप इस पैराग्राफ जो बेसिक्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, जो ये फर्स्ट पेज इस पर्टिकुलर जो मैं आपको दिखा रही हूँ नोट्स, इसमें जो फर्स्ट पेज है इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस. ठीक है, ये आप इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं और एग्जांपल मैंने ये इस फॉर्म में दे दिया है. अदरवाइज इसको मैं आपको और दूसरे फॉर्मेट में भी और इलेबोरेट करके भी ये पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगी, तो आप वो भी डाल सकते हैं. उस तरह से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग की शॉर्ट. ठीक है, अगर ये सिचुएशन इस तरह से ही कोविड की रही तो वी कैन नॉट से कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन या पेपर आएगा और ऑनलाइन होगा या नहीं होगा, कुछ कह नहीं सकते. और क्योंकि अभी हमारी यूनिवर्सिटी न्यू भी है हमारे लिए YMCA की, तो हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में कैसे क्वेश्चन आते हैं पुराने, हमें बहुत सारे सैम्पल पेपर्स नहीं मिल पा रहे हैं, राइट. सो वी विल हैव टू प्रिपेयर इट हर तरह से अपने आप को कि एक टॉपिक अगर शॉर्ट आता है तो हम लिख ही पाएंगे आंसर उसका, तो लेकिन अगर लॉन्ग आता है तो भी हम लिख पाए. सो फर्स्ट पेज में जो ये हमने देखा है बेसिक्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग, ये फर्स्ट पेज जो है दिस इज एनफ अगर आपको शॉर्ट आंसर आता है. बट अगर इसी चीज का आपको लॉन्ग आंसर आ जाएगा तो हमें थोड़ा सा और इलैबोरेट करके पढ़ना पड़ेगा, जो ये मैंने आपको नीचे लिखा है. ठीक है, उसमें फिर एक जैसे इसमें 3 चीजें हैं, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल, उसमें और थोड़ा इलैबोरेट करके डिटेल में है. सो इफ यू वांट टू गो थ्रू दैट आप वो भी कर सकते हैं. फिर भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ओवरव्यू फिर भी आपको वो नेक्स्ट क्लास में, अगर आज में कवर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में वो कंप्लीट करके आपको मैं दे दूंगी. मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वुड वांट टू आस्क रिलेटेड टू एनी टॉपिक आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे उसका क्लास हो चुका है चाहे उसका क्लास नहीं हुआ है. और आप लेक्चर्स भी देख सकते हैं, पुराने जो वीडियोस मैं आपसे शेयर करूंगी अदरवाइज भी, और उसके बाद भी कुछ रह जाएगा तो आप पूछ ही सकते हैं. ठीक है, जो हम कवर कर चुके हैं वो. सो कमिंग टू सपोर्टिंग डिटेल्स, नाउ सेकंड जो टाइप है सपोर्टिंग डिटेल्स. 10 मिनट रह गए क्लास में, गिव मी 1 मिनट, आई एम जस्ट क्लिकिंग योर अटेंडेंस.
Okay, so next part of paragraph writing is supporting details. Supporting details elaborate and prove the topic sentence. यानी कि सपोर्ट, जैसे नाम से लग रहा है सपोर्टिंग डिटेल्स, यानी कि मैंने कोई एक सपोज टॉपिक सेंटेंस में कुछ डायरेक्ट चीजें, डायरेक्ट आइडिया बता दिया टॉपिक के बारे में, डायरेक्ट आइडिया बता दिया, डायरेक्ट थिंग्स बता दिए विच आर रिलेटेड टू दैट टॉपिक, राइट। अब सपोर्टिंग डिटेल्स क्या करेंगी, उसको और ज्यादा एलैबोरेट करके बताएंगे, बट इट विल ओनली बी अबाउट टॉपिक जो हमने टॉपिक सेंटेंस में यूज कर लिए हैं, पॉइंट्स या वर्ड्स या सेंटेंसेस या पैराग्राफ अबाउट द टॉपिक व्हिच इज गिवन, हम उसको और ज्यादा एलैबोरेट करेंगे और सपोर्टिंग डिटेल्स डाल के, मे बी एग्जांपल्स के थ्रू या किसी भी तरह से हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। दोस आर कॉल्ड सपोर्टिंग डिटेल्स। जैसे कि हमने किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन डाल दिया, जैसे कि कोविड का मैंने आपको सेंटेंस एक टॉपिक दिया सपोज, तो आपने उसके बारे में, हमने उसके बारे में लिखा सपोज, टॉपिक सेंटेंस में डाल दिया कि दिस इज वेरी डेडली डिजीज स्प्रेडिंग दिस वे, ठीक है, स्प्रेडिंग थ्रू इवन द टच और थ्रू द whatever way people come into the in contact of each other physically and they get impacted and they get all these things that those persons are getting impacted or affected through somebody who has already been suffering with the disease, they also get suffered. ऐसा कुछ हमने लिख दिया। उसके बारे में हम एक्सपर्ट ओपिनियन क्या हो सकता है, डॉक्टर्स का एडवाइस हमने दे दिया कि डॉक्टर्स एडवाइस इन सच बैड टाइम, डॉक्टर्स आर एडवाइजिंग कि भाई यू शुड बी स्टेइंग एट होम, यू शुड फॉलो द लॉकडाउन, यू शुड फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स। गवर्नमेंट हैज आल्सो टेकन some certain initiatives to advise people what to do, what not to do, wear mask, these all things एक्सपर्ट की ओपिनियन हो गया ना, मास्क वेयर करना है हमको अपना फेस कवर करके रखना है, we don't have to touch things, the unknown things and the unwanted things outside, we have to use sanitizers, so these are all what experts opinion है ये उस चीज के बारे में। तो आपने उसको सपोर्ट करके, एक्सपर्ट ओपिनियन एक तरह से सपोर्टिंग आपके डॉक्यूमेंट हो गया या सपोर्टिंग सेंटेंस हो गया, सपोर्टिंग पैराग्राफ हो गया, जिसके थ्रू आप अपने टॉपिक सेंटेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ठीक है। या आपके पास अगर कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जैसे कि दिस पर्टिकुलर डिजीज फॉर एग्जांपल वी आर शोइंग कि इज रियली डेडली, हाउ यू कैन शो दिस इज डेडली, व्हाई, बिकॉज़ देयर आर सो मेनी डेथ्स आर टेकिंग प्लेस एवरी डे। आपने कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी हमारे पास हैं थ्रू न्यूज़, थ्रू व्हाटएवर मींस, हम वो एक्सप्लेन कर देंगे कि एवरी डे देयर आर लाइक 3 to 4,000 people who are dying। मैम हाँ जी अनुपम। मैम साइड में से मैम आवाज आ रही है मैम, आपका भी मैम थोड़ा मिक्स हो जाता है ना, उसमें मैम दिक्कत आती है सुनने में। आवाज आ रही है मैम ये फिर मैम मिक्स हो जाती है आपकी आवाज, उसमें फिर मैम सुनाई नहीं देती। अभी क्लियर है? इसमें ठीक है। सो बेसिकली हमने एक्सपर्ट्स ओपिनियन डाल दिया, अगर हमारे पास है तो, नहीं है तो जरूरी नहीं कि हर पैराग्राफ राइटिंग में हमारे पास ये सारी चीजें सपोर्टिंग डिटेल्स में है वो होगी। तो एक रिसेंट में कोई उससे रिलेटेड कोई स्टोरी हुई हो, बेसिकली, या उससे रिसेंट पास्ट में कोई ब्रीफ स्टोरी कोई हुई हो, कोई ऐसा चीज हमें रिसेंट पास्ट में हुआ हो जिसको का हम एक एग्जांपल लेके दिखा सकें, जैसे कि हम कोई स्टोरी किसी की दिखा रहे हैं कि दिस फैमिली हैज बीन सफर्ड थ्रू दिस, उनको ये प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद ऐसा प्रॉब्लम हुआ, फिर ये हुआ, एक रियल स्टोरी, ठीक है, जो कि रिसेंट पास्ट में हुई हो, व्हिच विल ओनली बी रिलेटेड टू दैट टॉपिक ओनली। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो हमें वो स्टोरी डालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। या उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कभी कहीं रिसर्च हुई हो, या आपने अपना ही कोई एनालिसिस किया हो। एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं, अपना कोई एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, हमें भी कोई क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, हम फीडबैक ले सकते हैं लोगों से, जैसे हम, मैं आपके फीडबैक सपोज लेती हूँ, कोई एक आपने सेशन कोई अटेंड किया किसी आउटसाइडर का, तो हम उसके बाद आपका फीडबैक ले रहे हैं, हाउ यू फाउंड दैट सेशन। अगर आप उसके बारे में ज्यादातर बच्चे अच्छा लिख के भेज रहे हैं तो वो फीडबैक पॉजिटिव हो गया, तो ये एनालिसिस हमने कर लिया कि हाँ स्टूडेंट्स आर लाइकिंग हिम और स्टूडेंट्स आर नॉट लाइकिंग हिम, या दे वुड वांट टू कंटिन्यू इन फ्यूचर विद हिम और नॉट, है ना। तो ऐसा ही पैराग्राफ राइटिंग में भी अगर हम अपना कोई एनालिसिस किसी चीज के थ्रू या किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू हम लेते हैं तो हम वो भी डाल सकते हैं कि दिस इज व्हाट द फैक्ट्स एंड फिगर्स वी हैव आल्सो रिसीव्ड थ्रू आवर रिसर्च,
through our analysis, through our personal analysis and all those things. या आपका खुद का कोई उस तरह की पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो, या आपने खुद किसी को देखा हो सफर करते हुए। सपोज अगर हम कोविड की बात कर रहे हैं तो हमने ऐसा देखा ये कितने सारे लोग वहाँ पर आप बहुत सुन भी रहे हैं अपने दूर के रिलेटिव्स में या कहीं पर भी या नेबर्स में भी, एवरीबडी सफरिंग, राइट। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी हम शेयर कर सकते हैं दैट यस वी पर्सनली हैव आल्सो सीन दैट दीस थिंग्स आर एक्चुअली so harmful for the people, for humanity, even for not just for human beings, for other people or for other things also, for other living beings also maybe अगर वो impact कर रहा है तो मतलब हम कुछ भी जो भी चीज डालने वाले हैं पैराग्राफ में, those all will be facts, कहानियां नहीं बनाएंगे। जितना हमको उसके बारे में पता है हम वो रियल उसके अंदर वो सारी जो भी हमें हमारे नॉलेज के हिसाब से जो पॉइंट हमें पता है हम वो सब डालेंगे। जो चीज़ हमें उससे रिलेटेड नहीं है और पता है वो हम नहीं डालेंगे। जो चीज़ हमें नहीं पता है उससे रिलेटेड हम वो भी नहीं डालेंगे। ठीक है, सपोर्टिंग डिटेल्स और कंक्लूडिंग सेंटेंस हो गया हमारा। ये फाइनली लास्ट में हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं सारा कुछ पढ़ने के बाद, एंड रिजल्ट क्या निकला, सारा कुछ लिखने के बाद एंड रिजल्ट क्या निकला। Each paragraph should end with a final statement. Final statement हो गया। Conclusion basically is the final statement. अब आपका opinion क्या कहता है इसके बारे में? That is what when we have to close it. When we have to bring it to the closure. So it can be paragraph writing can be in one paragraph maybe. ठीक है? Or you can follow a format wherein it can be with maybe three small paragraphs also. पहला पैराग्राफ में भी आपने उसके बारे में डायरेक्ट टॉपिक के बारे में बता दिया which we can consider as topic sentence. Maybe सेकंड पैराग्राफ में आपने सपोर्टिंग डिटेल्स यूज करते हुए उसी टॉपिक के बारे में और ज़्यादा एनालिसिस, रिसर्च, फैक्ट्स, एक्सपीरियंसेस, ओपिनियन, ब्रीफ स्टोरी अगर कुछ आपके पास ये सारे पॉइंट्स जो हमने लिखे हैं सपोर्टिंग डिटेल्स में, ये आपने सेकंड पैराग्राफ में डाल दिए। और लास्ट पैराग्राफ जो भी शायद सबसे छोटा पैराग्राफ होगा कंक्लूडिंग सेंटेंस वाला, या अगर आप एक और थर्ड पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं और उसमें और ज़्यादा इलैबोरेट करना चाहते हैं सपोर्टिंग डिटेल्स को भी, तो वो भी हम डाल सकते हैं। इट्स नॉट दैट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको एक सेंटेंस एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में लिखेंगे या दो पर्टिकुलर पैराग्राफ में लिखेंगे, 3 में लिखेंगे, 4 में लिखेंगे। इट डिपेंड्स। हम पैराग्राफ कभी भी कुछ आंसर भी लिख रहे हैं, कुछ भी हम लिख रहे हैं, तो हम पैराग्राफ कहाँ पे चेंज करते हैं? हम पैराग्राफ चेंज करते हैं जहाँ पर कि हमने एक पर्टिकुलर चीज के बारे में कुछ बता दिया, सेकेंड पैराग्राफ में हम उससे रिलेटेड कुछ बता रहे हैं बट समहाउ इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड और हमें लगता है कि यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करने की जरूरत है, हम इसको नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं तो वहां पर हम पैराग्राफ चेंज कर देते हैं। तो पैराग्राफ राइटिंग में भी ऐसा हो सकता है कि हम टॉपिक सेंटेंस यूज करें, सेकेंड पैराग्राफ में हम सपोर्टिंग सारे सेंटेंस या डिटेल्स यूज करें, थर्ड पैराग्राफ अगर हमें लगता है कि हमें और नॉलेज है और कुछ भी हम डालना चाहते हैं तो वो हम यूज कर सकते हैं। और फोर्थ जो फाइनल कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा व्हिच कैन बी अ लास्ट पैराग्राफ यू कैन से, जिसमें कि आपकी कंक्लूडिंग होगा idea कि what exactly you think about that. Clear है? Class is about to over. अंशी भव्या अनुपम भेज दूंगी बेटा मैं पीडीएफ भेज दूंगी मैं आज ही भेज देती हूँ ग्रुप में, ठीक है? क्लास इज अबाउट टू ओवर, 10-20 सेकंड बचे हैं। तो ये एक एग्जांपल है, इसी टॉपिक को मैं कल आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगी आपको और ज़्यादा। ये फर्स्ट पेज में जितना मैंने यहाँ तक एग्जांपल पैराग्राफ तक दिखाया है, ये शॉर्ट अगर आंसर आता है तो ओके है इतना लिखा है, लेकिन अगर लॉन्ग आंसर आता है तो हमें थोड़ा सा टाइम और प्रिपेयर करना होगा। तो नीचे मैंने कुछ और भी पॉइंट्स